हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है, छठा चैप्टर धातु क्रम, इस चैप्टर में हमने धातु क्रम के पद देख रहे थे, धातु क्रम के स्टेप देख रहे थे और इसमें हम तीसरे स्टेप पर आ गए थे, सांद्रित अयस्क से अशुद्ध धातु की प्राप्ति या निष्कर्षण। हमने अयस्क को तोड़ा, उसे साफ किया, उसका प्रसाधन किया या सांद्रण किया और सांद्रण करने के बाद उससे हम क्या प्राप्त करते हैं? अशुद्ध धातु। अब अशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए दो स्टेप हैं। पहले सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सांद्रित अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए दो विधियां काम में ली जाती हैं, एक तो भर्जन और दूसरी निस्तापन। एक तो भर्जन विधि और दूसरी निस्तापन विधि, ये दो विधियां काम में ली जाती हैं। उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। भर्जन वायु की उपस्थिति में कराया जाता है और निस्तापन वायु की अनुपस्थिति में कराया जाता है। उच्च ताप पर दोनों ही प्रक्रियाएं परावर्तनी भट्टी में होती हैं। भर्जन है जो सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, निस्तापन है जो कार्बोनेट अयस्क और जल योजित धातु ऑक्साइडों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद उसमें दूसरा स्टेप आता है, जो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया है उस धातु ऑक्साइड का हमें क्या करना है? अपचयन करना है। धातु ऑक्साइड का अपचयन मतलब धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को हटा दो तो हमको धातु प्राप्त हो जाएगी और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। इसलिए इसका जो दूसरा स्टेप है, तीसरी जो प्रक्रिया थी, तीसरी प्रक्रिया का दूसरा स्टेप आता है आपका धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का अपचयन, धातु ऑक्साइड का अपचयन। अब धातु ऑक्साइड का अपचयन करने के लिए अलग अलग विधियां काम में ली जाती है। अलग अलग धातुओं के लिए, अलग अलग धातु ऑक्साइडों के लिए अलग अलग विधियां काम में आती हैं, जिनके नाम मैंने आपको जो फ्लो चार्ट बनाया था हमारा धातु क्रम का, उस फ्लो चार्ट में भी उसके बारे में बताया था। तो एक एक विधि को देखेंगे। पहले एक सामान्य वो देख लेते हैं। मैंने सुबह आपको पिछली क्लास में गालक के बारे में बताया था कि गालक क्या होते हैं। वे पदार्थ जो अधात्री के साथ मिलकर दुर्गलनीय कीट बनाते हैं या धातुमल बनाते हैं, धातुमल या स्लैग बनाते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? गालक। तो जब हम धातु ऑक्साइड का अपचयन करते हैं तो हम क्या करते हैं? जो हमारा भर्जित अयस्क रहता है, मतलब धातु ऑक्साइड, भर्जित अयस्क बोल लो या धातु ऑक्साइड बोल लो, एक ही बात है। भर्जित अयस्क के साथ अधात्री मिली रहती है, उसके साथ हम क्या डालेंगे? अपचायक, क्योंकि अपचयन का प्रोसेस है तो कोई अपचायक डाला जाएगा, और गालक डाल देते हैं। धातु ऑक्साइड का अपचयन की एक शाब्दिक अभिक्रिया है। क्या क्या होता है? भर्जित अयस्क और अधात्री रहेगी, उसमें अपचायक और गालक मिला दिया जाएगा, जिससे अपन को क्या क्या प्राप्त होगी? अशुद्ध धातु मिलेगी प्लस धातुमल मिलेगा और साथ ही कुछ गैसें निकलेंगी प्लस गैसें। तो ये क्रिया है धातु ऑक्साइड के अपचयन का। ये सरल शब्दों में वो है कि अपन क्या क्या मिलाते हैं। अब अपचयन के लिए प्रयुक्त विधियों में जो सबसे पहली विधि आती है वो है धातु ऑक्साइड का कार्बन या कोक द्वारा अपचयन। पहली विधि इसमें धातु ऑक्साइड के अपचयन की चार विधियां हैं, चारों को अच्छे से समझना है। पहली विधि है कार्बन या कोक द्वारा अपचयन। कार्बन या कोक द्वारा अपचयन, अपचयन, कार्बन या कोक द्वारा अपचयन, इसे अपन प्रगलन भी बोलते हैं।
इस पद को क्या बोलते हैं? अथवा प्रगलन, प्रगलन, स्मेल्टिंग, प्रगलन, या इसको क्या बोला जाता है? स्मेल्टिंग। प्रगलन किसे कहते हैं? धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड को कार्बन या कोक के साथ उच्च ताप पर गर्म करने से इसका धातु में अपचयन हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रगलन। प्रगलन किसे कहते हैं? धातु ऑक्साइड या भर्जित अयस्क, लिख लो, कुछ भी लिख लो, धातु ऑक्साइड या भर्जित अयस्क को कोक के साथ, कोक के साथ उच्च ताप पर गर्म करने, उच्च ताप पर गर्म करने से धातु ऑक्साइड का धातु में, या इसका करने से इसका धातु में अपचयन हो जाता है, अपचयन हो जाता है। इसे ही प्रगलन कहते हैं, इसे ही प्रगलन कहते हैं। इसके द्वारा कम विद्युत धनी, जो कम विद्युत धनी धातु रहती हैं, जैसे लेड, जिंक, टिन, आयरन, कॉपर आदि के ऑक्साइडों का अपचयन कराया जाता है। तो किस किस धातु का? कम विद्युत धनी धातु, कम विद्युत धनी धातुएं कौन कौन सी हैं इनमें? लेड, कॉपर, आयरन, जिंक, टिन आदि के ऑक्साइड, ऑक्साइड का अपचयन कराया जाता है, आदि के ऑक्साइड का अपचयन कराया जाता है इनसे। ठीक है ना? इसके लिए क्या करते हैं? जैसे जिंक ऑक्साइड है, कोक, ये आपका कोक है, कोक के साथ जब इसको गर्म करोगे तो ये कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, और आपको जिंक धातु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना? पिघली हुई अवस्था में ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ऊपर निकल जाएगी। या लेड ऑक्साइड है, पीबीओ, वही कार्बन के साथ गर्म किया, आपको लेड धातु अलग से मिल जाएगी पिघली हुई अवस्था में, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल। इसके लिए जो भट्टी काम में ली जाती है वो वात्या भट्टी काम में ली जाती है। इसके लिए कौन सी भट्टी काम में लेते हैं? वात्या भट्टी, इसको भी याद रखना। प्रगलन के लिए, प्रगलन के लिए वात्या भट्टी काम में ली जाती है। ठीक है ना? इसके बारे में पढ़ेंगे जब अपन लोहे का धातुकर्म पढ़ेंगे, लोहा किस प्रकार से प्राप्त होता है, आयरन धातु, उसके उसमें पढ़ेंगे वात्या भट्टी का डायग्राम और उसमें होने वाली अभिक्रियाओं को। और देखिए इसमें एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, ले लिया। देखिए आयरन के लिए भी यही काम में आता है, प्रगलन या स्मेल्टिंग।
आयरन ऑक्साइड का जो अपचयन कराया जाता है वात्या भट्टी में, उसमें भी यही काम आता है। Fe2O3 इसकी कॉक से क्रिया कराते हैं उच्च ताप पर वात्या भट्टी में। ये उच्च ताप पर होती है क्रिया, और तो हमें 2Fe प्लस 3CO प्राप्त हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और निम्न ताप पर Fe2O3 की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से कराएं तो भी इसका अपचयन हो जाता है 2Fe प्लस 3CO। ठीक है ना। तो ये आयरन ऑक्साइड का जो अपचयन होता है वो, इसमें प्रगलन के पद में धातु ऑक्साइड को अपचायक के साथ मिलाकर उच्च ताप पर तीव्रता से गर्म करते हैं और धातु में परिवर्तित किया जाता है। इसलिए इस प्रक्रम को अपन पायरो धातुक्रम या उत्ताप धातुक्रम भी कहते हैं, पायरोमेटलर्जी। इसे अपन क्या बोलते हैं, प्रगलन को पायरो मेटलर्जी या पायरो धातुक्रम भी कहते हैं, धातुक्रम भी कहते हैं, याद रखना ये। और क्यों कहते हैं, क्योंकि धातु ऑक्साइड को अपचायक के साथ मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करके धातु में परिवर्तित किया जाता है, पिघली हुई अवस्था में धातु प्राप्त होती है, इसलिए इसको पायरो धातुक्रम, ताप द्वारा नियंत्रित होती है तो उत्ताप धातुक्रम या पायरो धातुक्रम इसको कहा जाता है। यह आपकी क्या हो गई, पहली विधि हो गई, कार्बन या कोक द्वारा अपचयन। अपन दूसरी देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ भाई ये मैं टाल देता हूं। अब देखिए दूसरी विधि क्या होती है धातु ऑक्साइड के अपचयन की। दूसरी विधि बी जो विधि है वो आती है एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन या एल्यूमिनोथर्माइट विधि। एल्यूमिनो थर्माइट विधि या एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन। देखो कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि कार्बन के द्वारा अपचयित नहीं होते, जैसे Cr2O3 या Mn3O4। ये कोक द्वारा अपचयित नहीं होते, कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड से अपचयित नहीं होते। अभी इनसे अपचयित नहीं होते तो हम क्या करते हैं, यहां पर धातु विस्थापन अभिक्रिया प्रयुक्त करते हैं। हमें पता है जो हमारी सक्रियता श्रेणी रहती है उसमें एल्यूमिनियम ऊपर है, एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील धातु है और ये दोनों धातुएं जो है कम क्रियाशील है। तो क्या किया जाता है, इनके अपचयन के लिए एल्यूमिनियम प्रयुक्त किया जाता है। इस अभिक्रिया में उच्च ताप होता है और धातुएं जो पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती हैं, इसलिए इसको एल्यूमिना थर्माइट विधि भी बोलते हैं। जैसे Cr2O3 इसकी क्रिया एल्यूमिनियम से कराते हैं उच्च ताप पर, तापीय अपचयन करते हैं। तो एल्यूमिनियम अधिक क्रियाशील है, इसलिए क्या करेगा, क्रोमियम को विस्थापित कर देता है और अपन को Al2O3 मिल जाता है यहाँ पर तो एल्यूमिना, और एक क्रोमियम धातु पिघली हुई अवस्था में मिल जाती है। ठीक है ना, मेल्टिंग फॉर्म में मिल जाती है। इस प्रकार से इसका क्या कर लिया जाता है, अपचयन कर लिया जाता है। ऐसे ही एक और अभिक्रिया है, जहां पर हमको आयरन को पिघली हुई अवस्था में प्राप्त करना है कार्यस्थल पर ही, जैसे रेल की पटरियों की दरार भरने में, तो वहां पर क्या किया जाता है
कि जो आपका आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, Fe2O3 की क्रिया एल्यूमिनियम से करा देते हैं उच्च ताप पर, बल्कि इनमें ताप उत्पन्न होता है, हीट उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तापीय अपचयन होता है। तो यहां पर अपन को पिघला हुआ लोहा मिल जाता है 2Fe और Al2O3 साथ में हीट निकलती है। यह अभिक्रिया बोली जाती है थर्मेट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? थर्मेट अभिक्रिया। ठीक है भाई, तो ये एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन है। एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन कब करवाया जाता है? जिन धातु ऑक्साइडों का कोक द्वारा अपचयन नहीं होता, जिन धातु ऑक्साइडों का कोक द्वारा अपचयन नहीं होता, तो उनका अपचयन उच्च विद्युत धनी तत्व एल्यूमिनियम द्वारा कराया जाता है। धातु विस्थापन अभिक्रिया काम में ली जाती है। यह आपकी दूसरी विधि हो गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए तीसरी विधि। तीसरी विधि आपकी आती है, सी मेथड है, स्वतः अपचयन। स्वतः अपचयन या वायु में गर्म करके अपचयन, वायु में गर्म करके अपचयन, वायु द्वारा अपचयन भी बोल सकते हैं इसको। तो देखो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कम क्रियाशील होती हैं। जो धातुएं कम क्रियाशील होती हैं उनके धातु ऑक्साइडों को हम उच्च ताप पर गर्म करके ही उसमें से ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। जैसे आपके Pb और Hg, पीबीओ है, इसको उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो हमें पीबी धातु प्राप्त हो जाती है और O2 गैस निकल जाती है। या HGO है, उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो ये Hg धातु प्राप्त होती है और O2 गैस निकल जाती है। तो ये तो हो गया वायु द्वारा अपचयन, वायु में गर्म करके अपचयन। ये तो क्या हो गया? वायु द्वारा अपचयन धातु ऑक्साइडों का। ये दोनों धातुएं ही कम क्रियाशील होती हैं, ठीक है ना। एक अपनी जो कॉपर धातु होती है, इसका भी विशेष प्रकार से अपचयन कराया जाता है। विशेष प्रकार से मतलब कि इनका स्वतः अपचयन होता है। स्वतः अपचयन क्या होता है कि इनके धातु ऑक्साइड और धातु सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड दोनों आपस में ही क्रिया कर कर एक दूसरे का क्या कर देते हैं? अपचयन कर देते हैं। जैसे कि यह अभिक्रिया देखिए आप, 2Cu2O प्लस Cu2S। यहां पर यह सल्फर इस ऑक्सीजन से क्रिया करके SO2 गैस के रूप में निकल जाएगी और अपन को 6Cu ये पिघली हुई अवस्था में प्राप्त हो जाएगा और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ऐसे। तो यहां पर ये स्वतः अपचयन हुआ है। कौन सा अपचयन हुआ है? स्वतः अपचयन, आपस में ही अपचयन कर दिया। ये प्रक्रिया एक विशेष भट्टी में कराई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? बेसेमर परिवर्तक। बेसेमर परिवर्तक में यह अभिक्रिया होती है स्वतः अपचयन की, ठीक है ना, बेसेमर परिवर्तक में। आगे पढ़ेंगे इसको भी डिटेल से, बेसेमर भट्टी भी बनवाएंगे बेसेमर परिवर्तक में। ये तो स्वतः अपचयन है और ये वायु द्वारा गर्म करके, वायु में गर्म करके अपचयन। ठीक है भाई, इनके लिए तो किसी अपचायक की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट ही टूट गई है। ठीक है ना, इनमें किसी बाहर से हमको कोई अपचायक नहीं डालना पड़ता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्वतः अपचयन या वायु में अपचयन द्वारा।
अब देखिए चौथी विधि। धातु ऑक्साइड के अपचयन की चौथी विधि है, वो है विद्युत अपघटनी अपचयन या विद्युत धातुकरण। डी, विद्युत अपघटनी अपचयन या विद्युत धातुकरण विद्युत के द्वारा कराया जाएगा। इलेक्ट्रोमेटलर्जी। विद्युत अपघटनी अपचयन किनका कराया जाता है? जो उच्च विद्युत धनी धातुएं रहती हैं, तो ये इनके धातु ऑक्साइडों का अपचयन किसी अपचायक द्वारा संभव नहीं हो पाता। जैसे कौन कौन सी उच्च विद्युत धनी धातुएं? उच्च विद्युत धनी धातुएं कौन कौन सी है? सक्रियता श्रेणी में पढ़ी थी अपन ने। सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या क्लोराइडों का संगलित अवस्था में, मतलब गालित अवस्था में, संगलित अवस्था में विद्युत द्वारा अपचयन कराया जाता है। इसे विद्युत अपघटनी अपचयन कहते हैं। इसमें देखो क्या करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड को हम संगलित अवस्था में ले लिया, MgCl2 गालित MgCl2 है, गलित पिघली हुई अवस्था में ले लिया मैग्नीशियम क्लोराइड को। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, इनका संबंध बैटरी और स्विच से कर दिया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया आपने, 11वीं क्लास में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी मैंने, उसमें बताया था धातुओं के लवणों के विलयन को गलित अवस्था में या जलीय विलयन लेते हैं और उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इसमें जो Mg+2 आयन है और ये Cl- आयन है, ये आपका एनोड और ये आपका क्या हो गया, कैथोड। एनोड धनावेशित इलेक्ट्रोड है, कैथोड ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है। इसमें आयन उपस्थित है मैग्नीशियम+2 आयन और क्लोराइड माइनस आयन। तो हमें पता है विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड जो आयनों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित। आयन के ऊपर जैसे ये Mg+2 आयन है, तो ये कौन से इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, कैथोड की ओर। Mg+2 आयन कैथोड पर जाता है और क्लोराइड आयन किस पे जाते हैं, एनोड पर। तो हमको कैथोड पर मैग्नीशियम धातु प्राप्त हो जाएगी। कैथोड पर क्या क्रिया होगी, Mg+2 आयन आएंगे, यहां पर ऋणावेश इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और Mg धातु में बदल जाएंगे। तो कैथोड पर तो कौन सी क्रिया हो रही है, अपचयन की। कैथोड पर तो कौन सी क्रिया हो रही है, अपचयन की। मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है, अपचयन की क्रिया होती है। तो हमें ये धातु प्राप्त हो गई। धातु कहां प्राप्त होगी, कैथोड पर। कैथोड पर धातु प्राप्त होगी। एनोड पर क्या होगी, Cl- आयन आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और Cl परमाणु में बदल जाएंगे। तो यहां कौन सी क्रिया हो रही है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे तो ऑक्सीकरण की। एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण। अपन ने 11वीं में पढ़ा है एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, अलोन ट्रिक बताई थी ना। एनोड लेफ्ट साइड रखा जाता है, ऑक्सीडेशन होता है, नेगेटिव चार्ज वो वाली।
एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। अब ये क्लोरीन क्लोरीन परमाणु आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, क्लोरीन गैस, Cl2 गैस, ये गैस निकल जाएगी। तो कैथोड पर हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। कैथोड पर क्या होगा, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी हमको। तो ये आपका होता है विद्युत द्वारा अपचयन। इसमें जो धातु प्राप्त होती है वो शुद्ध प्राप्त होती है। विद्युत द्वारा अपचयन में हमें धातु शुद्ध प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो ये आपका चौथा मेथड हो गया, ये चौथी विधि हो गई आपकी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें स्क्रीनशॉट ले लिया। और यहां पर अपना तीसरा स्टेप खत्म हो गया है। देखो पहला स्टेप था एस का चूर्णीकरण, दूसरा था एस का सांद्रण, तीसरा था सांद्रित एस से अशुद्ध धातु की प्राप्ति। तो अशुद्ध धातु कैसे प्राप्त होती है, पहले सांद्रित एस को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और फिर धातु ऑक्साइड का अपचयन करते हैं, जिसकी मैंने 4 विधियां बता दी। अब चौथा स्टेप देखते हैं इसका। धातु ऑक्साइड के अपचयन की विधियां भी कंप्लीट हो गई। अब हमारा स्टेप आता है धातु के शोधन या परिष्करण की विधियां। अशुद्ध धातु के शोधन या परिष्करण की विधियां। धातु का शोधन, शुद्धिकरण या परिष्करण। धातु का शोधन या परिष्करण। धातु का शोधन या परिष्करण क्या है, धातु का शोधन चौथा स्टेप है यार। देखो विभिन्न निष्कर्षण विधियों से जो हमको धातु प्राप्त होती है वो धातु अशुद्ध धातु होती है, जिसे हम कच्ची धातु या क्रूड मेटल या क्रूड धातु बोलते हैं, क्रूड मेटल, ठीक है ना। विभिन्न निष्कर्षण प्रक्रमों से प्राप्त अशुद्ध धातु को कच्ची धातु या क्रूड मेटल कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी अशुद्धियां हो सकती हैं, तो इसमें देखिए आप धातुओं के अनअपचयित ऑक्साइड, अशुद्ध धातु जो प्राप्त हो रही है इसमें निम्न अशुद्धियां हो सकती हैं। इनमें निम्न अशुद्धियां होती हैं। कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं, पहली धातुओं के अनअपचयित ऑक्साइड, धातुओं के अनअपचयित ऑक्साइड। एक तो ये जिनका अपचयन नहीं हो पाता,
दूसरी आपकी अशुद्धि होती है धातुमल और गालक। धातुमल और गालक भी मिल जाते हैं कुछ मात्रा में, धातुमल व गालक की अशुद्धियां। तीसरी होती है अन्य धातु, कुछ अन्य अवांछित धातु, अन्य अवांछित धातुओं की अशुद्धियां। और चौथी होती है कुछ अधातु जैसे कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, कुछ अधातु जैसे कार्बन, सल्फर, सिलिका, फास्फोरस आदि की अशुद्धियां, आर्सेनिक आदि की अशुद्धियां, ये अशुद्धियां मिल जाती है इनमें। अब इनके शुद्धिकरण के लिए, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए और शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने के जो प्रक्रम है वही धातु का परिष्करण या शोधन कहलाता है। और इसके लिए अलग अलग विधियां काम में ली जाती हैं अशुद्धियों के आधार पर। तो उनके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। 7-8 विधि है वो, जैसे आसवन है, या द्रवीकरण है, या दंड विलोडन है, या आपका वाष्प प्रवस्था परिष्करण है, या आपका विद्युत अपघटनी परिष्करण है, या आपका वर्णलेखिकी है, क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है ना, या क्षेत्र परिष्करण है, जौन परिष्करण या क्षेत्र परिष्करण। इन सब के बारे में अपन अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे।